Good morning, friends. I welcome you all to this day 2 of revision of accounts for your CA Foundation course. अभी काफी लोगों को ज्वाइन होना बाकी है, बट आई थिंक वी कैन स्टार्ट क्योंकि ऑलरेडी हमने आज 1 घंटा लेट क्लास शेड्यूल किया था, है ना। और हमको अभी आज जो चैप्टर्स देखने हैं वो सभी चैप्टर्स काफी इम्पोर्टेंट भी हैं, मे बी लिटिल बिट लेंदी चैप्टर भी है, बराबर है, इम्पोर्टेंट भी है और लेंदी चैप्टर भी है। चैप्टर नंबर 9 तक अपन ने कवर कर लिया था। अभी अपन चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने बेसिक अकाउंटिंग का जो पहला चैप्टर है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, फिर अपन उसको लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट। इट्स ऑलरेडी, आज भी देखिए इंटरनेट क्या गड़बड़ कर रहा है। सो ओके फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। फाइनल अकाउंट यानी आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का दी एंड है, एंड रिजल्ट है, या आप बोल सकते हैं आउटपुट है। ट्रांजैक्शंस और इवेंट इनपुट है, उसकी एंट्री करना, पोस्टिंग करना, टोटलिंग बैलेंसिंग करना, ये प्रोसेसिंग है। और ट्रायल बैलेंस बोलो और फाइनल अकाउंट बोलो, ये उसके क्या है, आउटपुट है। फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली अपन जो लेवल में पढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, जूनियर लेवल में अपन जो पढ़ते हैं ये प्रोप्राइटरी कंसर्न के, पार्टनरशिप कंसर्न के अकाउंट्स पढ़ते हैं। ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो ये अपने इंटरनल पर्पस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ब्रेक कर देते हैं। बट जब आप कंपनी लेवल के अकाउंट पढ़ोगे तो वहां पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा नाम से अलग से दिखेगा ही नहीं, वहां एक ही रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रेडिंग अकाउंट की सब चीजें आ जाती है। ये आपको लिखा है कि भाई जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट आपको क्या बताता है, ग्रॉस लेवल का प्रॉफिट लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या लेते हो, आइटम की लिस्ट बनाने की बजाय कंसेप्ट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली गुड्स का अकाउंट है, गुड्स को रेडी करने तक के खर्चे लेते हो और गुड्स को बेचने से जो इनकम हुई वो लेते हो, बराबर। तो वो आपको ग्रॉस लेवल का प्रॉफिट बताता है, मोटे तौर का प्रॉफिट बताता है, क्योंकि अभी बहुत सारे और खर्चे बाकी हैं जो आपने नहीं लिए, बराबर, जिनको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लोगे। तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट बताता है, जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप बाकी की सब इनकम अगर कुछ है मिसलेनियस नेचर की वो भी लेते हो, और बाकी जो खर्चे रहते हैं, क्या खर्चे रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, फाइनेंशियल नेचर के खर्चे, या कोई और एबनॉर्मल नेचर का लॉस वगैरह, वो सब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हो। फिर ये बताता है आपको नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट को आप अगर पार्टनर बोलिए, प्रोप्राइटर बोलिए, इनके इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, इस टाइप के आइटम दिए होंगे तो अपन एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और उसमें प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। नहीं तो अगर कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया वो अपन प्रोप्राइटर के या पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो इसमें का कुछ प्रॉफिट रिजर्व के नाम से भी अलग ट्रांसफर करके रख सकता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ओनर से रिलेटेड इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, इस टाइप के अगर खर्चे हैं जो ओनर को दे रहे अपन, तो वो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक अपन क्या लेते हैं, जो बाहर वालों को ऑर्गेनाइजेशन से बाहर वालों को जो गुड्स, सर्विसेज, बेनिफिट अपन ने दिए उसकी कीमत,
और जो गुड्स सर्विसेज बेनिफिट अपन ने लिए उसकी कीमत, बराबर, एज इनकम एंड एक्सपेंसेस। और इसके डिफरेंस को अपन बोलते हैं प्रॉफिट। फिर ये प्रॉफिट की अपन आपस में यानी अमंग द ओनर्स हिस्से बांटी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो इस प्रॉफिट में से कुछ अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दे देते हैं, कुछ अपन उनको सैलरी के नाम से देते हैं, बचे हुए प्रॉफिट को अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो ये पार्ट अपन बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस के नीचे। जहां पे मैन्युफैक्चरिंग वाला ऑर्गेनाइजेशन रहा, यानी जो खुद गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बना सकता है। अगर नहीं बोला तो सीधे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, पर अगर बोला तो उसके केस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बराबर। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं उनके केस में जैसे मैंने बताया, कंपनी के केस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट ही रहता है और उसी में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन भी रहता है। एक्चुअल में तो नए कंपनी एक्ट के हिसाब से, किसी का माइक ऑन हुआ है, तनिष तुम्हारा माइक ऑन हुआ है, बंद करो उसको। तो कंपनी के केस में जो नया कंपनीज एक्ट है उसके हिसाब से इवन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के नीचे नहीं बनता है, बल्कि वो बैलेंस शीट के जो रिजर्व सरप्लस का शेड्यूल रहता है उसी में रहता है। यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट तक ही रहता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, गुड्स को रेडी करने के खर्चे वो इसमें लेने का। गुड्स को रेडी करने के लिए मटेरियल लगता है, वेजेस लगते हैं, फैक्ट्री के एक्सपेंस लगते हैं, उनको सबको आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लोगे और इसमें आप WIP का स्टॉक एडजस्ट करोगे। WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, कि भाई पहले का कितना इनकम्प्लीट गुड्स था और अभी कितना इनकम्प्लीट गुड्स बचा है, तो इस पे से आपको पता चलेगा कॉस्ट ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस नहीं बताता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या बताता है, कॉस्ट ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फिर उसको कहां ट्रांसफर करते हो आप, ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन आपने जो किया, परचेज किया होगा तो परचेज भी, सेल, और उस पे से आपको पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड सो ऑन। रॉ मटेरियल का जनरली अपन जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बताते हैं तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बताते हैं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकलेगा, तो हमारे पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना था, उसके बाद हमने रॉ मटेरियल कितना परचेस किया, बराबर, ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेस कितना किया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, तो वो आपको बताएगा रॉ मटेरियल का कंजम्पशन। ओपनिंग WIP को आप डेबिट कर देते हो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, क्लोजिंग WIP को आप क्रेडिट कर देते हो, फिर बैलेंस करते हो तो पता चलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बना रहे तो बेसिकली यही सब आइटम आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। सिर्फ कुछ आइटम जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी या फैक्ट्री बिल्डिंग वगैरह होगा तो वो अपन ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेंगे, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लेते हैं अपन। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पीरियड स्टेटमेंट है, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड की जानकारी देते हैं। बैलेंस शीट जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की जानकारी देता है। बैलेंस शीट में आप एक तरफ पूरे एसेट बताते हो और दूसरी तरफ आप ओनर का कैपिटल और लायबिलिटी बताते हो। जनरली अपन जो बनाएंगे अभी प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप कंसर्न में, ये ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं,
तो इनके केस में जो प्रेजेंटेशन का सीक्वेंस फॉलो किया जाता है उसको बोलते हैं परमानेंसी प्रेफरेंस, यानी जो आइटम ज़्यादा परमानेंट है उसको पहले दिखाओ, जो कम परमानेंट है उसको बाद में दिखाओ। और ये परमानेंसी प्रेफरेंस बेसिकली बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है। तो आप देखेंगे कि एसेट साइड में अपन क्या करते हैं, सबसे ऊपर फिक्स एसेट बताते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसके बाद करंट एसेट। ये ब्रॉड आप ध्यान में रख लो, उसके अंदर ऊपर नीचे भी हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में फिर आप बोलोगे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, ऐसे, ठीक है। पर मेन फिक्स एसेट को ऊपर रख लो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसके बाद करंट एसेट। करंट एसेट में स्टॉक, क्योंकि स्टॉक ज्यादा समय लेता है कैश में कन्वर्ट होने में। डेटर, कैश बैंक बैलेंस, ऐसे। ये कहलाता है परमानेंसी प्रेफरेंस। दूसरे को बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस, वो बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन के केस में अपन फॉलो करते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस। आज पता नहीं क्यों ये बार बार स्क्रीन क्यों छोड़ रहा है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस बोलते हैं अपन उसको। लिक्विडिटी प्रेफरेंस में कैश बैंक ऊपर आता है, फिक्स एसेट नीचे जाता है। वो बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन के केस में फॉलो करते हैं, जो आप इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ोगे। इसके बाद पता नहीं आज क्यों बार बार स्क्रीन क्यों स्किप कर रहा है। बैलेंस शीट के एक तरफ अपन पूरे एसेट बताते हैं, दूसरे तरफ अपन लायबिलिटी और कैपिटल। जो लायबिलिटी और कैपिटल वाला साइड है वो जनरली सब में एक सरी का होता है, मतलब परमानेंसी प्रेफरेंस में भी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस में भी। पहले अपन ओनर का अमाउंट बताते हैं यानी कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस। उसके बाद लॉन्ग टर्म नेचर के जो रहते हैं लोन्स वगैरह, और उसके बाद करंट लायबिलिटी। ठीक है। पूरी अकाउंटिंग अपनी मर्केंटाइल सिस्टम से अपन करते, ये तो अपन बेसिक में पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मेट आपको परमानेंसी प्रेफरेंस वाला एक क्विक ग्लांस के लिए दिखा दिया। सबसे ऊपर फिक्स एसेट, फिर इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आप देखेंगे करंट एसेट।
क्यों गड़बड़ हो रहा पता नहीं, स्क्रीन क्यों मेरा बार बार ये हो रहा है। ट्रायल बैलेंस यानी क्या है, पूरे अकाउंट के बैलेंसेस की लिस्ट है। तो आप जब भी चाहे ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, बट एंड ऑफ द ईयर में इट इज मस्ट, क्योंकि तब अपने को फाइनल अकाउंट बनाने का है। तो आप पूरे अकाउंट के बैलेंसेस एक पेपर पे उतार लेते हो, उसको अपन बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस बनाने तक जितनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट की अकाउंटिंग हो चुकी है उनका इफेक्ट इसमें आ जाता है। अब जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट अभी तक आपने अकाउंट नहीं किए होंगे उनको ही आप बोलते हो एडजस्टमेंट। जो इस ईयर से रिलेटेड है पर आपने अभी तक उनको अकाउंट नहीं किया है उसको आप बोलते हो एडजस्टमेंट। इसीलिए आप उसकी डबल एंट्री करते हो। तो ट्रायल बैलेंस में जो भी है वो अकाउंट है, उसका एक ही नेचर होगा, उसका एक ही मीनिंग होगा, उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा। वो डेबिट है तो या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा, वो क्रेडिट है तो या तो इनकम होगा। बट एडजस्टमेंट जो है वो ट्रांजैक्शन है, तो आप उसकी डबल एंट्री बनाओ। उसमें एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। ट्रायल बैलेंस का मतलब भी बता दिया, एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन, उसका मतलब भी आपको बता दिया। एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के नीचे ही रहते हैं ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं पे भी दिए रह सकते हैं। कॉमनली वो ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको दिखते हैं। कॉमन टाइप के एडजस्टमेंट जो मोस्टली दिखते हैं वो आपको यहाँ पे दिए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस में करो डेबिट और पेएबल में लायबिलिटी में करो क्रेडिट। प्रीपेड एक्सपेंस, अब ये प्रीपेड एक्सपेंस अपन ये मान के चल रहे हैं कि जब आपने पेमेंट किया था तब ऑलरेडी उसको एक्सपेंस में डेबिट कर दिया है, ठीक है। अब उसको अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस में से हटा के एसेट में शिफ्ट कर रहे हैं। इसलिए अपनी एंट्री है प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। फिर थोड़ा सा तो फिर गड़बड़ कर रहा है डिस्प्ले में। आउटस्टैंडिंग इनकम, तो ये इनकम रिसीवेबल है, तो इनकम में करो क्रेडिट और इनकम रिसीवेबल में करो डेबिट। जैसे अपन ने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं सब्सक्रिप्शन इनकम, तो इनकम में क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल में डेबिट। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बिल्कुल प्रीपेड एक्सपेंस की तरह है कि पहले आपने उसको इनकम में ले लिया है, जबकि वो इस ईयर की नहीं है, नेक्स्ट ईयर की है, इसलिए आप उसको इनकम में से हटा के एडवांस इनकम में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इनकम में क्रेडिट रहता है, हटाने के लिए इनकम में किया डेबिट और एडवांस इनकम में किया क्रेडिट। डेप्रिसिएशन, आप या तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स एसेट करते हो या फिर डेप्रिसिएशन डेबिट टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन करते हो। आपने ट्रायल बैलेंस में अगर डेप्रिसिएशन प्रोविजन दिखा तो समझ जाने का कि वो डेप्रिसिएशन प्रोविजन वाला रास्ता अडॉप्ट कर रहा है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन प्रोविजन नहीं दिखा तो समझ जाओ कि वो एसेट में क्रेडिट करता है। समझ गए। क्लोजिंग स्टॉक, तो आप स्टॉक अकाउंट में करते हो डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट या परचेस अकाउंट में करते हो क्रेडिट। पता नहीं क्या प्रॉब्लम जा रहा है। तो स्टॉक अकाउंट में डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट या परचेस अकाउंट में क्रेडिट। अब ये क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट वो चाहे तो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही कर सकता है। तो वो क्या करेगा, ओपनिंग स्टॉक को परचेस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, यानी ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट है, परचेस भी डेबिट है, दोनों ऐड हो गए। फिर वो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करेगा। क्या एंट्री पास करेगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट और परचेस अकाउंट क्रेडिट। तो अब देखिए परचेस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक का डेबिट आ गया, क्लोजिंग स्टॉक का क्रेडिट आ गया, यानी परचेस अकाउंट में अब क्या दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, उसी को अपन बोलते हैं एडजस्टेड परचेसेस। तो अब आपके ट्रायल बैलेंस में जब आप परचेस अकाउंट का बैलेंस दिखाओगे तो एक्चुअल में वो टोटल परचेस नहीं है, वो एडजस्टेड परचेस है, या जिसको अपन बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है।
क्या है वो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें ओपनिंग स्टॉक डेबिट हो चुका है और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट हो चुका है। अब जब आपने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास की तो परचेस में क्रेडिट किया, स्टॉक अकाउंट में डेबिट किया। तो अब आपके ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक दिखेगा वो क्लोजिंग स्टॉक है, उसको सीधे बैलेंस शीट में दिखाने का, और जो एडजस्टेड परचेस दिखेगा उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर देने का। अब वो आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं देगा, क्योंकि स्टॉक को एडजस्ट करना बाकी नहीं है, बल्कि हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है। तो ऐसा वो आपको कभी कभी दे सकता है, होना चाहिए। जब अपन अकाउंट फाइनल कर लेते हैं तो अपन उसको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री या बुक क्लोजिंग एंट्री, जिसमें अपन पूरे एक्सपेंसेस को, पूरे इनकम को ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। तो जितने एक्सपेंसेस में डेबिट रहता है अपन एक्सपेंसेस को करते हैं क्रेडिट। ये आपको बता रहा है कि पूरे एक्सपेंस और इनकम अकाउंट को अपन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं, क्लोज कर देते हैं। एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखते हैं और वो नेक्स्ट ईयर की बुक्स में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बराबर। नेक्स्ट ईयर की बुक्स में उन्हीं एसेट लायबिलिटी को आप एज एन ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करते हो। अकाउंटिंग फॉर बैड डेट। बैड डेट अकाउंट, बैड डेट का मतलब जो डेटर है, डेटर यानी कौन? जिनको उधारी में माल बेचा, अगर हमको लगता है कि इससे पैसा नहीं मिलेगा तो इसी को हम बोलते हैं कि हमारा डेप्ट बैड हो गया, बैड डेप्ट। तो हमारे लिए जो बैड डेप्ट है ये एक लॉस के नेचर का हो गया। क्या है ये? हमारे लिए एक नुकसान है, लॉस है। अब इसको अकाउंट करने के दो आपके पास ऑल्टरनेटिव है, तरीके हैं। एक में आप बैड डेप्ट को डेबिट करके पार्टी के अकाउंट को यानी डेटर के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हो, इसको बोलते हैं बैड डेप्ट राइट ऑफ करना। खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया। किसको राइट ऑफ कर दिया? डेटर के अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया। दूसरा रहता है आप बैड डेप्ट अकाउंट को डेबिट करके प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट में क्रेडिट कर देते हो। इसका मतलब पार्टी के अकाउंट को वैसा ही रहने दे रहे हैं। अब कौन सा रास्ता पर फॉलो करना है ये मैनेजमेंट को डिसाइड करना है। बट सिंपल वे में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी भी वजह से आपको लगता है कि पार्टी का अकाउंट रखना है ताकि हम उससे फॉलो अप कर सके, यानी थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है कि पैसा मिल जाएगा, तो हम बोलेंगे प्रोविजन क्रिएट करो, राइट ऑफ मत करो। अगर आप पूरी तरह से ना उम्मीद हो गए, आपको लगता है यार मिलने वाला है नहीं, काय को रखते पार्टी का अकाउंट अपने बुक्स में, खत्म करो, तो राइट ऑफ कर डालो। ये बैड डेब्ट राइट ऑफ करने की एंट्री। बैड डेब्ट में डेबिट, पार्टी को क्रेडिट। लेकिन अगर हम वो पार्टी का अकाउंट अपने बुक्स में रखना चाहते हैं तो फिर प्रोविजन क्रिएट करो। बैड डेब्ट में डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या रिजर्व फॉर बैड डेब्ट भी लोग बोलते हैं, उसमें क्रेडिट। ये बैड डेब्ट कब अकाउंट करना? तो राइट ऑफ करने की एंट्री साल भर में कभी भी कर सकते हैं। प्रोविजन कब क्रिएट करते हैं अपन? जब फाइनल अकाउंट बनाते तब। प्रोविजन बेसिकली एंड ऑफ द ईयर में आप क्रिएट करोगे, बट राइट ऑफ की जो एंट्री है ये आप एंड ऑफ द ईयर में, बट राइट ऑफ की एंट्री एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी आप उसकी अकाउंटिंग करते हो। अगर एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज मोर, तो अगर आपका हर ईयर के एंड में प्रोविजन चेक करो कि जो डेटर है उस पर कितने प्रोविजन की जरूरत है, अंदाज लगाओ, एस्टिमेट करो, ठीक है। फिर देखो कि आपके पास ऑलरेडी कितना प्रोविजन है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन है तो आप कंपेयर करो, प्रोविजन बढ़ाने की जरूरत है तो प्रोविजन बढ़ा दो, जिसको अपन बोलेंगे बैड डेट प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट। और अगर प्रोविजन को कम करने की जरूरत है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन ज्यादा है, आपको उसको कम करना है, तो प्रोविजन को करो डेबिट और बैड डेट को करो क्रेडिट। ये प्रोविजन में डेबिट और बैड डेट में क्रेडिट, बराबर। अब एक चीज और कि बैड डेट रिकवर्ड, यहां शायद नहीं लिख आया लिखने में,
बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड बोला, इसका मतलब ही होता है कि आपने उस पार्टी के अकाउंट को एज बैड डेब्ट राइट ऑफ कर दिया था, इसलिए जब पैसा मिला तो उसको इनकम ट्रीट करो। तो एंट्री क्या होंगी? कैश बैंक डेबिट, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। इसको आप P&L में अलग से भी क्रेडिट कर सकते हो या बैड डेब्ट में से माइनस करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, जो बैड डेब्ट का डेबिट है वो आपके ट्रायल बैलेंस वो आपके प्रॉफिट लॉस में डेबिट हो जाता है। इसमें बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ प्लस एडिशनल प्रोविजन या बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, ये दो में से जैसे आप चाहो वैसे आप उसको प्रेजेंट करो, नेट रिजल्ट सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। क्लोजिंग प्रोविजन जो रहेगा, जो हमको एंड ऑफ द ईयर में जरूरत है, उसको हम डेटर से माइनस करके दिखाएंगे बैलेंस शीट में। अब ये इंटरप्रिटेशन जो सेंटेंस या वर्डिंग लिखी रहती है उसका बताया कि अगर वो आपको लिखता है कि प्रोविजन टू बी मेंटेन और क्रिएटेड, यानी वो टोटल प्रोविजन की बात कर रहा है, जिसको आपकी लैंग्वेज में आप न्यू आरडीडी या न्यू प्रोविजन बोलते हो। अगर वो प्रोविजन टू बी रेज्ड, इंक्रीज टू, इस टाइप की वर्डिंग बोल रहा है तो भी उसका मतलब होता है कि वो टोटल प्रोविजन की बात कर रहा है। पर अगर वो बोलता है प्रोविजन टू बी इंक्रीज बाय, अगर वो बोलता है प्रोविजन टू बी इंक्रीज बाय, तो इसका मतलब हुआ कि वो एडिशनल प्रोविजन की बात कर रहा है। सिमिलरली वो अगर लिखता है एडिशनल प्रोविजन टू बी मेड, यानी और कितना प्रोविजन क्रिएट करना है, यानी वो एडिशनल प्रोविजन की बात कर रहा है। और एडिशनल प्रोविजन यानी क्या? प्रोविजन यानी टोटल प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, यानी हमारे पास पहले से कितना प्रोविजन है वो कम करके बताओ। तो अपन या तो एडिशनल प्रोविजन की एंट्री पास करते हैं, यानी पुराने प्रोविजन को एज इट इज रखते हैं, और एडिशनल प्रोविजन की एंट्री लेते हैं बैड डेब्ट डेबिट प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट। या फिर ऑल्टरनेटिवली अपन क्या करते हैं, पुराना प्रोविजन कैंसिल कर डालते हैं और नया प्रोविजन फुल अमाउंट से क्रिएट करते हैं। दो में से किसी भी तरीके से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां दिया है बैड डेब्ट रिकवर्ड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये देखिए, ये बैड डेब्ट रिकवर्ड, ये बैड डेब्ट रिकवर्ड P&L में अलग से भी क्रेडिट हो सकता है या बैड डेब्ट में से माइनस करके भी आप दिखा सकते हो, दोनों चीजें चलेगी। कुछ स्पेशल आइटम जो फाइनल अकाउंट में रह सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन ने पार्टनरशिप में डिटेल में देखा था कि अगर कुछ नहीं लिखा हो तो आप 6% ले लेना, जो रेट दिया होगा उस रेट से, और वो भी नहीं लिखा है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट के बारे में लिखा ही नहीं है तो मत लेना। ठीक है, पर अगर लिखा है, रेट दिया है, तो आपने 6 महीने का इंटरेस्ट लेने का, क्योंकि ड्राइंग साल भर होती है। पर अगर उसने आपको लिखा हो कि ड्राइंग्स आर मेड इवनली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो फिर उसका एवरेज बैठता है 6.5 महीने। अगर उसने लिखा ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो फिर एवरेज बैठता है 5.5 महीने। और अगर उसने आपको स्पेसिफिक डेट दिया होगा कि ये डेट को पैसे निकाला, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो डेट से एंड ऑफ द ईयर तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। ये एक्चुअल हो गया डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ ईयर, पर ये मोस्टली क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। तो उसके केस में अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप 6 महीने ले लेते हो ऑन एन एवरेज। पर अगर आपको लिखा है कि बिगनिंग में निकालता हर ईयर के, तो उसका एवरेज बैठता है 6.5 महीने। और हर महीने के एंड में निकालता है ऐसा बोला तो उसका एवरेज बैठता है 5.5 महीने। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो कंसर्न के लिए ये इनकम है क्योंकि ये ओनर से लेना है, तो ये हम उसके ड्राइंग में डेबिट कर सकते हैं या उसके कैपिटल में डेबिट कर सकते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नाम से क्रेडिट करेंगे, जो हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में हम दिखाएंगे।
ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह वैसे आपके लेवल में तो आना नहीं चाहिए, फिर भी जस्ट आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस ड्यूटी जैसे एक्साइज ड्यूटी होती है, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह होती है, तो इनमें गवर्नमेंट का कई बार रूल ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट बढ़े। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट किया तो गवर्नमेंट उसको एनकरेज करना चाहती है। अब एक्सपोर्ट मार्केट में आपको कंपटीशन फेस करना पड़ता है, आपको तो पता ही है चाइना के प्रोडक्ट बहुत सस्ते रहते हैं। तो आपका प्रोडक्ट अगर महंगा रहेगा, क्यों महंगा है? क्योंकि आपको बहुत सारे टैक्स और ड्यूटी भरना पड़ा। तो ऐसे में आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाओगे, आप कॉम्पिट ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं कि उसमें गवर्नमेंट बोलती है कि अगर ये प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे तो इसको बनाने में जो भी ड्यूटी टैक्सेस आपने भरे थे वो हम आपको रिफंड करेंगे। दैट इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ये एक तरह से इनकम की तरह हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर हमको जो मटेरियल खरीद रहा है उसके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक मिला तो मटेरियल की कॉस्ट में से रिड्यूस कर दो। अगर एसेट के ऊपर हमने जो ड्यूटी भरी होंगी और उसको वापस मिला तो वो एसेट में क्रेडिट कर दो, बराबर है। और जहां ऐसा कुछ क्लियर कट नहीं होगा तो आप उसको इनकम ट्रीट करके P&L में दिखा सकते हो। सब्सिडी, गवर्नमेंट ग्रांट, ये भी अभी आपके कोर्स में सच नहीं रहता। देयर इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 12 ऑन दिस। तो गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए फ्री में अगर ऑर्गेनाइजेशन को पैसा या लैंड ऐसा कुछ देते हैं तो उसको ही बोलते हैं सब्सिडी ग्रांट। ये गवर्नमेंट ग्रांट या सब्सिडी को क्या ट्रीटमेंट देना वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस नेचर का है, मतलब काय के लिए वो ग्रांट या सब्सिडी मिली हुई है, बराबर। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्रांट को ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट प्रमोशन या और ऐसे कुछ पर्पस के लिए मिला तो आप इसको प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट कर दोगे। अगर ये किसी फिक्स एसेट को खरीदने के लिए मिला है, गवर्नमेंट ने बोली कि भाई आपको मशीन के लिए हम ये ग्रांट दे रहे हैं, तो फिर मशीनरी अकाउंट में आप क्रेडिट कर सकते हो। देखिए AS 12 है जो अभी आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं उस पर और ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। बट इतना ही सिर्फ पे अगर आपको दिया है ग्रांट तो आप उसको P&L में क्रेडिट कर दो। अगर लिखा है कि वो किसी एसेट का है तो आप एसेट में क्रेडिट कर दो। मॉडवेट यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, सैनवेट यानी सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड टर्म्स होते हैं। अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट में एक्साइज ड्यूटी है ही नहीं, अब GST आ गया है उसकी जगह। तो बिल्कुल ऐसा ही आप GST के लिए भी बोल सकते हो। तो होता क्या है, जैसे एक रॉ मटेरियल अपन ने खरीदा, उस पे अपन ने गवर्नमेंट को टैक्स एंड ड्यूटी दिया, फिर जब अपन उसको किसी और को बेचते हैं तो उस पे फिर से टैक्स एंड ड्यूटी अपन लगाते हैं। तो ऐसे एक ही प्रोडक्ट पे डबल डबल तिबल तिबल ड्यूटी लगते जाएगी, तो ऐसे से कीमतें बढ़ती चली जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जैसे मैंने कोई चीज बना करके बेच रहा हूं तो जितने का मेरा वो प्रोडक्ट हो गया उस पूरे अमाउंट पे मैं ड्यूटी या टैक्स GST कैलकुलेट करूंगा। ठीक है। तो मैंने बनाया मान लीजिए 500 रुपए में इंक्लूडिंग मेरा प्रॉफिट मार्जिन। अब इस पे मान लो कि 20%, तो मैंने 100 रुपए टैक्स ऐड किया, तो कितना हो, 600 रुपए हो जाएगा। तो अब ये 600 मेरे को अगर 100 रुपए पूरा टैक्स लगेगा तो नेचुरली मेरे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है, बराबर। तो मैंने जो 500 रुपए में ये मटेरियल वगैरह खरीदा था या और जो भी खर्चे किए थे उसमें भी मैंने गवर्नमेंट को टैक्स एंड ड्यूटी दिया था। तो गवर्नमेंट वो टैक्स एंड ड्यूटी मुझे एडजस्ट करने देती है, उसी को सैनवेट बोलते हैं एक्साइज के केस में। GST में भी वैसे ही प्रोविजन रहते हैं। एक समझाने के लिए, मान लीजिए कि इसमें 75 रुपए टैक्सेस एंड ड्यूटीज है, तो अब गवर्नमेंट ये 75 मुझे एडजस्ट करने देने वाली है, इसलिए मैं क्या करूंगा, अब 500 इसमें प्लस 100 माइनस इसमें से 75 एडजस्ट कर लूंगा। मतलब मेरे को सिर्फ 25 और देना पड़ेगा, 75 ऑलरेडी मैं दे चुका था और 25 देना पड़ेगा। तो इसको प्रोडक्ट की कीमत कितनी हो जाएंगी फिर, 525। ऐसा
गवर्नमेंट के रूल्स रहते हैं उसमें, तो उसी को बोलते हैं मॉड वेट, सैन वेट इन केस ऑफ एक्साइज ड्यूटी। और वैसे ही प्रोविजन अभी आपके लिए काय में है, जीएसटी में है। तो ये एंट्री आप जीएसटी के लिए भी वैसे ही कर सकते हो कि जब आपने मटेरियल वगैरह पे टैक्सेस ड्यूटी पे किया तो तब आप ये बोलोगे, जैसे यहाँ मॉडवेट क्रेडिट रिसीवेबल बोला है, उसी की जगह जीएसटी क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बोल दो। टू परचेस अकाउंट यानी परचेस की कीमत कम कर दो, जैसे अभी मैंने 75 रुपए वो 500 की जो कीमत है उसमें से हटा दूंगा, वो मेरे रिसीवेबल है, एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने अपने तरफ से भरा टैक्सेस ड्यूटी, खुद भरा पे किया, तो मैं वो जैसे यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी का, इसी को आप जीएसटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एज इट इज। तो मैं जीएसटी अकाउंट करूँगा डेबिट, जीएसटी पेड अकाउंट कि मैंने पे किया, बैंक अकाउंट करूँगा क्रेडिट। अब जब मैंने मेरा जो फिनिश गुड्स बनाया उसके लिए जो मेरी एक्साइज ड्यूटी टोटल कैलकुलेट हुई, तो मैंने एक्साइज ड्यूटी या जीएसटी अकाउंट किया डेबिट, और वो जो मेरा क्रेडिट रिसीवेबल था वो एडजस्ट कर लूँगा, बराबर। वो जो मेरा ऊपर का क्रेडिट रिसीवेबल था वो मैंने एडजस्ट कर लिया। बचा हुआ अमाउंट ये पेड था ऑलरेडी, उसमें से एडजस्ट किया। ये एक्साइज ड्यूटी में पहले से डिपॉजिट का कंसेप्ट रहता था, अभी जीएसटी में वैसा नहीं रहता। जीएसटी में अपन अभी पे कर देते हैं, तो यहाँ जैसे एक्साइज ड्यूटी डिपॉजिट बोला, इसी की जगह हम बोल देंगे बैंक अकाउंट, यानी अभी हमने बाकी का पे कर दिया। तो हमारा जीएसटी डेबिट, पुराना जीएसटी रिसीवेबल उसमें से कर दिया क्रेडिट, एडजस्ट हो गया, बाकी का अमाउंट पे कर दिया बैंक अकाउंट। आपको अगर जीएसटी रिसीवेबल या ऐसा सैनवेट रिसीवेबल इस टाइप का दिया तो आप उसको एसेट में बता दो। जीएसटी या एक्साइज ड्यूटी ऐसा दिया तो आप उसको अपने खर्चे में बता दो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो मैन्युफैक्चरिंग में बता दो, नहीं तो आप उसको अपने ट्रेडिंग पीएनएल में डेबिट बता दो। बट ये रिसीवेबल दिया रहा तो इसको आप करंट एसेट में बता दो। और वैसे अगर मान लो आपको जीएसटी पेबल बोला या प्रोविजन फॉर जीएसटी बोला तो वो लायबिलिटी में बता दो। जीएसटी के लिए मैंने बता दिया, बिल्कुल वही है जो अभी बताया था, ठीक। उसके लिए अलग से और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ट्रेडिंग और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग और ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्ड जो हम यूज करते हैं, मतलब इसमें हमने हमारा जो बिजनेस ऑपरेशन है उसके लिए क्या क्या खर्चे किया और उसकी क्या इनकम है उतना ही लेते हैं। तो ऑपरेटिंग खर्चे कहाँ तक को बोलते हैं अपन, गुड्स को बनाने के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, इनको अपन ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा बोलते हैं। ये खर्चों को अपन ने इंक्लूड कर लिया तो वो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर फाइनेंशियल नेचर के जो खर्चे हैं या आपके जैसे ना इंटरेस्ट, डिविडेंड, ऐसी कोई इनकम है, इन्वेस्टमेंट की इनकम या एसेट वगैरह बेच दिया उसका कोई प्रॉफिट लॉस है, इनको आप बाद में एडजस्ट करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद। प्रोविजन वर्ड भी मैंने आपको बताया था कि जहां पे लायबिलिटी है बट एस्टिमेट करना पड़ा, उसको वर्ड यूज करते हैं प्रोविजन। रिजर्व यानी बेसिकली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होना चाहिए। रिजर्व का वर्ड कहाँ यूज करना चाहिए, जो बचाया हुआ प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उसको अपन रिजर्व बोलते हैं। वैसे ये वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं लोग, जैसे बैड डेट प्रोविजन भी बोलते हैं, बैड डेट रिजर्व भी बोलते हैं। एक्चुअल में उसको बैड डेट प्रोविजन बोलना ज्यादा ठीक है, रिजर्व वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, पर करते हैं। प्रोविजन एक तो लायबिलिटी वाले होते, किसी को पे करना है, दूसरे रहते हैं एसेट के रिडक्शन, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये भी बता चुका हूं मैंने आपको लायबिलिटी वगैरह के बारे में, ठीक है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वगैरह जब बताया था तो प्रोविजन भी बताया था आपको। रिजर्व बता दिया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ओनर को बिलोंग करता ही है, बैलेंस शीट में अलग से दिखाने का ओनर के कैपिटल के बाद। तो प्रोविजन का डेबिट जो रहता है वो आपके पीएनएल में जाता है, जैसे डेप्रिसिएशन का, बैड डेप्ट का या और कोई खर्चे का प्रोविजन हो, पीएनएल में डेबिट जाता है। बट रिजर्व जब आप क्रिएट करते हो
तो इसको एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, इसलिए इसका डेबिट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट और रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, इस तरीके से रिजर्व क्रिएट करते हैं। ये आपको लास्ट में दिया है कि प्रोविजन जब क्रिएट करते हो तो डेबिट पीएनएल में जाता है, बट रिजर्व जब क्रिएट करते हो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट जाता है। ये बता दिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ओनर का अमाउंट है वो, इसलिए वो आपकी बैलेंस शीट में आप दिखाओगे ओनर के कैपिटल के नीचे। कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, ये बड़ा एक ट्रिकी चीज रहती है, तो जरूरत नहीं ये नाम से दिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखा, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व के नाम से दिखा, तो ये रेवेन्यू रिजर्व है। यानी जो हम नॉर्मल प्रॉफिट से कमाते हैं उनको रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट एंड रिजर्व बोलते हैं, बराबर। इसको छोड़ के बाकी के जो भी रहेंगे वो आपने कैपिटल रिजर्व बोलने का, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा, या आपको अभी रिडम्पशन भी कोर्स में नहीं तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व रहता है। मोस्टली वो कंपनी के केस में ज़्यादा रहती है, आपके प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप में जनरली ये रिजर्व वगैरह अलग से आपको कुछ दिखते नहीं है। बट आप बोल सकते हो रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस और डिविडेंड इक्वलाइजेशन का बैलेंस, ये रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट रिजर्व हैं। बाकी को आप बोल सकते हो कैपिटल नेचर के। और कंपनी लॉ में टर्म यूज होता है कि जो प्रॉफिट रिजर्व रेवेन्यू नेचर के है वो आप डिविडेंड के तौर पे बांट सकते हो, बट कैपिटल नेचर के जो प्रॉफिट रहते हैं वो डिविडेंड के फॉर्म में बांटना अलाउड नहीं रहता है। ये जैसे आपको एग्जांपल दिया, प्रॉफिट रिजर्व विच आर क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, वो कैपिटल नेचर के आप बोलो। इसमें क्या आते हैं, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, अब ये सब कंपनी के कनेक्टेड है जो अभी आपके कोर्स में ही नहीं रहते। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ये तो आपने पढ़ा हुआ रहता है ना, शेयर फॉरफीचर में आपने पढ़ा कि प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर को अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते थे, ठीक। डिबेंचर प्रीमियम, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट करने के लिए आपके सी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल बोलता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या है, कैपिटल नेचर का है। तो इसको कैपिटल रिजर्व में ना क्रेडिट करके आपने कहाँ क्रेडिट करने का, सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था कि डिबेंचर प्रीमियम को अगर बोला तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट करो। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बायबैक ऑफ शेयर्स, ऐसे प्रॉफिट को भी कैपिटल नेचर का प्रॉफिट रिजर्व अपन बोलेंगे। प्रॉफिट ऑन बायबैक ऑफ शेयर, अब ये बायबैक अगर कुछ आपके कोर्स में नहीं है, ये सब आप इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ोगे, ये सब कंपनी में ज़्यादा रहते हैं, कंपनी के। प्रॉफिट ऑन एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, अमलगमेशन, ये भी आपको आगे इंटरमीडिएट में पढ़ने मिलेगा। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये भी इंटरमीडिएट लेवल में आप पढ़ोगे, ये भी अभी आपके कोर्स वाली चीज़ें नहीं है। तो बेसिकली जितने आइटम दिख रहे हैं सब कंपनी अकाउंट के हैं, और कंपनी अकाउंट का बहुत छोटा सा हिस्सा अभी आपके कोर्स में है, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रॉफिट रिजर्व है जिनके अगेन डिविडेंड के तौर पे बांटा नहीं जाता, इनको अलग नाम से ही अपन रखते हैं। जैसे पहले शेयर प्रीमियम बोलते थे, अभी सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपने पढ़ा हुआ है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शेयर बायबैक रिजर्व, ये अभी आपके कोर्स में नहीं है। रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये मैंने आपको बताया था फिक्स एसेट के रीवैल्यूएशन के बारे में कि उसमें अगर प्रॉफिट आया तो उसको रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट करना। ये कुछ इनकम टैक्स के प्रोविजन में टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं, ये भी रिस्ट्रिक्टेड नेचर के होते हैं जब तक कि उसकी ये उसमें नहीं ज़्यादा नहीं है। जब इंटरमीडिएट लेवल में जाओगे तब आप ये सब पढ़ोगे। इसका मतलब ये कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व का ये जो फर्क है, ये आपके लेवल में बहुत ही ज़रा मुश्किल जाता है पढ़ाना समझाना। आप बोल सकते हो कि जो नॉर्मल बिजनेस से कमाया प्रॉफिट है
जो P&L रिजर्व जनरल रिजर्व नाम से दिखेगा वो रेवेन्यू नेचर का है, उसको छोड़ के सब कैपिटल नेचर के है। कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटने का, ये हम बोल सकते हैं। ये फ्री नेचर के देखिए प्रॉफिट रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जनरल रिजर्व या सिर्फ रिजर्व लिख देगा या रिजर्व फंड वर्ड भी लिख सकता है कभी, ठीक है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, इसको थोड़ा ये रहता है नॉर्मल कोर्स में, तो इनको भी हम नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लेते हैं, इसको वैसे अलग से लेने की ये नहीं रहती। पर कभी कभी कहीं पे पढ़ोगे आप कि भी फिक्स एसेट को अगर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर बेचा होगा तो ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा जो अमाउंट मिलेगा उसको कैपिटल नेचर का प्रॉफिट बोलते हैं, ऐसा कहीं पे आपको मिलेगा। अदरवाइज इसको भी अपन अपने P&L में ही लेते हैं। करंट एसेट यानी जो बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ रियलाइज हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, पेड यूज्ड हो जाएंगे, उनको अपन बोलते हैं करंट एसेट। करंट लायबिलिटी यानी बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर में जो सेटल करेंगे, पे करेंगे, उनको अपन बोलते हैं करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, उसको अपन बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, उसको अपन नेट करंट एसेट भी बोलते हैं। ये देखिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो करंट लायबिलिटी नहीं है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी जो 12 महीने के बियॉन्ड वाली है उसको अपन बोलेंगे लॉन्ग टर्म नेचर की लायबिलिटी। लोन, डिबेंचर, ये सब लॉन्ग टर्म नेचर की। फिक्स एसेट यानी जो आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए, चाहे प्रोडक्शन के लिए बोलो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज करते हो, और जो आइटम मोर देन 12 मंथ यूज होने वाला है उसको अपन बोलते हैं फिक्स एसेट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट उसका नया नाम, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, व्हीकल, गुडविल, पेटेंट एक्सेट्रा। इसमें इंटेंजिबल एसेट यानी गुडविल, पेटेंट, ये इंटेंजिबल नेचर के एसेट हो गए। सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। फिक्टिटियस एसेट यानी जो एसेट के नाम से आप दिखा रहे हो बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस है, उसको अपन बोलते हैं फिक्टिटियस एसेट। तो जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर आपके एसेट में दिख रहा है या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपके एसेट में दिख रहा है तो उसको अपन बोलेंगे कि वो फिक्टिटियस नेचर के एसेट है, फिक्टिटियस नेचर के एसेट। किसी को भी इसमें कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन है तो बता सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट, टेल मी। Is it necessary to make vertical balance sheet in final account? No, आपके लेवल में नहीं। कंपनी के जब फाइनल अकाउंट पढ़ोगे इंटरमीडिएट लेवल में, उसमें आपको बनाना पड़ेगा, अभी नहीं। अभी आपके लेवल में आपने टी पैटर्न यानी हॉरिजेंटल वाला ही बनाने का है। कुड यू प्लीज शेयर दिस पीपीटी ऑन व्हाट्सएप? मैं आज या आज भी नहीं मेरे को टाइम मिलेगा, मैं कल देखता हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा? बिकॉज आई गॉट रिमार्क इन लास्ट टेस्ट सीरीज। मतलब आपने वर्टिकल फॉर्मेट में बनाया था या नहीं बनाया था तो रिमार्क लिखा था? क्या लिखा था? आपको नहीं बनाना है। क्या बोले सर? नॉर्मली था बट उन्होंने रिमार्क में दिया है कि यू शुड रिक्वायर्ड टू मेड इन वर्टिकल फॉर्मेट। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? इट इज रिक्वायर्ड टू मेक इन। मैंने वर्टिकल मतलब नॉर्मली अपन ने क्लास में जैसे किए वैसे ही बनाया था, बट उन्होंने रिमार्क लिख के दिया है कि यू शुड रिक्वायर्ड टू मेक इन वर्टिकल फॉर्मेट एज कंपनीज एक्ट। आपको बैलेंस शीट का है कि पूछा था? फाइनल अकाउंट। नहीं, फाइनल अकाउंट किसका? प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप कंसर्न, किसका पूछा था? प्रोपरेटर। तो फिर गलत है, वो जो वैल्यूअर है उनका रिमार्क गलत है।
आप ये ग्रुप में डालो, व्हाट्सएप ग्रुप में, नहीं तो पवन सर को डालो, आपके वो जो रिमार्क लिखा होगा ना उसकी फोटो खींच के और उसमें डालो कि शर्मा सर ने बोला ये प्रोप्राइटरी कंसर्न में वर्टिकल फॉर्मेट के लिए कहाँ बोला हुआ है। कंपनी लॉ है वो कंपनीज एक्ट के लिए, कंपनी के लिए है, और अभी आप लोगों के कोर्स में कंपनी के फाइनल अकाउंट नहीं है, तो वो उनका रिमार्क बिल्कुल गलत है। अपन जो बनाते हैं ना उसको वर्टिकल नहीं बोलते, उसको अपन बोलते हैं टी पैटर्न या हॉरिजेंटल टाइप। तो अभी आपको वही बनाना है। वर्टिकल फॉर्मेट हमने आपको बताया ही नहीं क्योंकि अभी वो आपके काम का है ही नहीं। एंड सर प्रोपरेटर का है या फिर पार्टनर्स का है, मतलब दोनों में भी वैसे ही बनाना है ना टी दोनों पैटर्न में में? बिल्कुल, दोनों में भी टी पैटर्न हॉरिजेंटल पैटर्न ही बनाना है। ओके सर। वो वैल्यूअर का लेकिन वो आप ना फोटो खींच के जरूर भेजो, अपने ग्रुप में डाल सकते हो, और उसमें भी पवन सर को मार्क कर दो। ग्रुप में डालोगे तो भी पवन सर देख लेंगे। ओके सर। कंपनी की बैलेंस शीट के लिए वर्टिकल फॉर्मेट रहता है, लेकिन आपके केस में कंपनी की बैलेंस शीट पूछना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है। बराबर है, तो आपको कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट अगर पूछना नहीं चाहिए, कभी कभी करते हैं लोग पूछने वाले, ये उनकी गलती है एक्चुअली। कोई भी पेपर सेटर ने कंपनी की बैलेंस शीट पूछना नहीं चाहिए क्योंकि वो अभी आपके कोर्स में नहीं है। तो ये वैल्यूअर की गलती है, आप उसकी चिंता मत करो, ठीक है। ये ऐसे मेरे को क्वेश्चन नहीं पढ़ते आएगा, आप मेरे को बताइए सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या है उसमें। बराबर, एडजस्टमेंट बोल के बताइए या एडजस्टमेंट लिख के बताइए। हेलो श्रुति, सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या है पूछ रहे हैं आप, तो बताइए क्या है वो एडजस्टमेंट। सर उसमें लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट में secured against hypothecation of stock, bank overdraft outstanding as on 31st March has been considered 80% of the real value of stock. ये अपन ने क्लास में हमने आपको कराया है, उसका वीडियो देखिए क्योंकि वो लंबा चौड़ा है, सीधा सिंपल नहीं है। हमने आपको क्लास में कराया है प्रॉब्लम में, आप उसमें से देख लीजिए वीडियो फिर से, तो आपको आइडिया आ जाएगी, ठीक है। ठीक है। उसके ऊपर से स्टॉक का फिगर निकाला होगा क्योंकि स्टॉक का फिगर नहीं दिया होगा। हाँ हाँ, तो ये अपन ने क्लास में किया, आपने डिटेल में कराया हुआ है इस प्रॉब्लम को, तो आप देख लेना, जो भी क्वेश्चन में होगा वो आपको मिल जाएगा, और उसका वीडियो आप देख लेना डिटेल में, ठीक है। बोले किसी को और कोई क्वेश्चन? है कोई और क्वेश्चन? चलिए अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों ने 12th वगैरह में पढ़ा भी होगा, बट आपने देखा कि हमने आपको जो पढ़ाया हमारा तरीका अलग है, हम पूरी चीज़ें समझा के पढ़ाते हैं। उसमें एक बेसिक कंसेप्ट आपने पकड़ लिया तो हर जगह काम में आता है। पार्टनरशिप में आपको क्या कोर्स में था वहाँ से अपन देखेंगे। एक तो जनरल पॉइंट रिलेटेड टू पार्टनरशिप आपको बताए थे, जैसे कि अगर पार्टनरशिप डिड में प्रोवाइडेड नहीं है, मतलब आपके क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आप उनको इक्वल पार्टनर मानोगे। फिर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी, मतलब उन्होंने एग्री किया होगा तो रहेगा, नहीं तो नहीं। 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्वेश्चन में अगर दिया हो तो अलग भी रह सकता है, बट नहीं दिया है तो। ये थे जनरल पॉइंट रिलेटेड टू पार्टनरशिप। प्रॉफिट शेयरिंग आपको बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग कैसे भी रह सकता है, पार्टनर्स कैन डिसाइड एनीथिंग। और जितने क्वेश्चन अपन ने किए उसमें कई वैरायटी आपने देख चुके हैं कि अलग अलग तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग हो सकती है।
आपको जैसा लिखा रहा उसको इंटरप्रेट करके कैलकुलेट करो। असली आपको जो पार्टनरशिप में यहां पढ़ना रहता है वो रहता है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। गुडविल के एडजस्टमेंट वो भी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, पर अपन गुडविल का कैलकुलेशन एडजस्टमेंट वो सब भी इसमें स्पेसिफिकली पढ़ लेते हैं। ये जनरल पॉइंट पार्टनरशिप के कि भी पार्टनरशिप क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस टू कैरी आउट सम बिजनेस, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी विथ एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, बराबर, उसको आप बोलते हैं पार्टनरशिप। वो पार्टनर लोग आपस में मिलके जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं उसको उन्होंने लिख के रख लिया तो उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। माइनर को भी पार्टनर बनाने के बारे में, ये एक्चुअल में लॉ का पॉइंट है, अकाउंट में तो चिंता भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये लोग पूछ भी लेते हैं। तो माइनर एज सच फुल फ्लेज्ड पार्टनर नहीं रहता है, बट उसको प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाया जा सकता है। उसके बाद जब वो मेजर हो जाएगा तो वो चूज कर सकता है कि वो पार्टनरशिप में कंटिन्यू करे या विड्रॉ कर ले। तो उसको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी दी जा सकती है, बेनिफिट में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर लॉसेस का बर्डन नहीं जा सकता। ये बेसिकली आपने पार्टनरशिप लॉ में ऑलरेडी डिटेल में देखा ही होगा, बराबर है। जिस पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। इक्वल पार्टनर मानेंगे, इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं देंगे, ड्राइंग पे चार्ज भी नहीं करेंगे, लोन रहेगा पार्टनर का तो 6% इंटरेस्ट, सैलरी नहीं देंगे। ये सब कब है, जब पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, तो मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो। इंटरेस्ट, सैलरी, ये एप्रोप्रिएशन ट्रीट किया जाएगा, तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे। तो लिख भी दिया आपको कि स्टूडेंट शुड यूज अबाउ व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट विद रिगार्ड टू दिस आइटम्स। पार्टनरशिप में जो ओनर ने बिजनेस के लिए पैसा लगाया उसको अपन कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, बराबर। और उसको मेंटेन करने के दो तरीके अपन ने देखे। एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यानी हर पार्टनर का एक ही अकाउंट रहता है, ओनली वन अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर। उसी में आप उसका हर साल का जो एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट, सैलरी, वो सब उसी अकाउंट में लेते हो। इसलिए उसका जो अपन बोलेंगे कैपिटल रहता है वो हर साल बदलता रहता है, तो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। फिक्स कैपिटल सिस्टम में हर एक पार्टनर के दो अकाउंट रहते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। हर एक पार्टनर के दो अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। जो हर साल के एडजस्टमेंट है वो आप करंट अकाउंट में करते हो, इसलिए कैपिटल जो रहता है वो फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है। सिर्फ दो केसेस में फिक्स कैपिटल भी बदल सकता है। एक, अगर आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल तो, या फिर एडिशनल कैपिटल लाया होगा तो। पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट अलग से पढ़ने का कुछ नहीं है, जो प्रोप्राइटरी कंसर्न के फाइनल अकाउंट में आपने पढ़ा रहता वही पार्टनरशिप के लिए रहता, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। वैसे ही ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनता है, इतना ही रहता है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा ओनर है तो वो कैपिटल पे इंटरेस्ट, काम के लिए सैलरी, ये सब एडजस्टमेंट रखते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के चांस ज़्यादा रहते हैं। अदरवाइज कोई भी चेंज नहीं है प्रोप्राइटरी कंसर्न और पार्टनरशिप कंसर्न के फाइनल अकाउंट में, बोथ आर सेम।
लिख दिया, आपके चैप्टर 10 जो फाइनल अकाउंट का है उसमें ऑलरेडी कवर्ड है सब। प्रॉफिट शेयरिंग भी आपको बता दिया जैसा उन्होंने एग्री किया। एक तो ये सीधे सीधे ऐसा रेशियो दिया रह सकता है कभी 532, या ऐसे परसेंटेज में दिया रह सकता है, बराबर। और नहीं तो फिर जैसा वर्डिंग लिखा रहा उसको आपने इंटरप्रेट करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इक्वल ट्रीट करना, ये भी आपको बता दिया। कैपिटल के रेशियो में अगर क्वेश्चन में लिखा है तो कैपिटल के रेशियो में लेने का, अपने मन से कैपिटल का रेशियो नहीं लगाना है। लास्ट में लिख दिया कि पार्टनर्स कैन डिसाइड म्यूचुअली एनी बेसिस और मोड ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस, देयर इज नो लिमिट टू इट, मतलब कोई मनाही नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। आपको पढ़ाते समय बोला था कि कुछ भी को पढ़ा नहीं सकते, कुछ भी मतलब कुछ भी, समझ गए। तो इसलिए वो डिपेंड करता है कि उन लोगों ने क्या आपस में एग्री किया, उस सेंटेंस में लिखा रहेगा, आपका मीनिंग निकालो और कैलकुलेशन करो। असली इस चैप्टर में जो रहता है वो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। एडमिशन हुआ तो हम बोलेंगे चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटायरमेंट या डेथ हुआ तो भी हम बोलेंगे चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल दिया तो भी हम बोलेंगे चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। बेसिकली अपन रिटायरमेंट को अलग बोल देते हैं, डेथ को अलग बोल देते हैं, तो ऐसे 4 हो गए आपके, 1 2 3 4, ये 4 में से कुछ भी हो या एक से ज्यादा भी अगर एक साथ होंगे तो भी दैट इज कॉल्ड चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सभी केसेस में नेट जो मेन पॉइंट है कि भाई ये डेट जैसे आपको दिया कि भाई ये डेट को आपने कॉन्स्टिट्यूशन बदला, एडमिशन, रिटायरमेंट या जो भी हो, तो इसके पहले जो पार्टनर है उनको हम बोलेंगे ओल्ड पार्टनर, उनके बीच का जो रेशियो है उसको हम बोलेंगे ओल्ड रेशियो, और आज के बाद यानी चेंज के बाद के जो पार्टनर है उनको हम बोलेंगे न्यू पार्टनर, और उनके बीच का जो रेशियो है उसको हम बोलेंगे न्यू रेशियो, बराबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि रेशियो बदलता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है जब भी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो पार्टनर में चेंज, पार्टनर में नॉट चेंज, बट रेशियो तो पक्का बदलता है, तो हम बोलते हैं चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हुआ है। अब इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला, इसलिए हमको क्या देखना पड़ता है कि अगर ये पुराने पीरियड का कोई प्रॉफिट रिजर्व यहाँ बैलेंस है, कोई भी पुराना अनअकाउंटेड या अनडिवाइडेड प्रॉफिट रिजर्व है, वो गुडविल के नाम से हो, वो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट रिजर्व हो, या वो डायरेक्टली रिजर्व के नाम से हो, कोई भी प्रॉफिट रिजर्व अगर ये डेट पे है तो वो पुराना प्रॉफिट रिजर्व है, पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो आगे चला गया तो नए पार्टनर को नए रेशो में मिल जाएगा, इससे हो जाएगा किसी का फायदा किसी का नुकसान। दिस शुड नॉट हैपन, दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये किस टाइप के पुराने प्रॉफिट लॉसेस हो सकते हैं, तो ये आपको दिया है। नंबर 1 गुडविल, क्योंकि गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट हो सकता है, बट जनरली बुक्स में वो नहीं दिखता है, क्योंकि AS 26 बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में मत दिखाओ। अगर आपने खरीदा होगा, कीमत चुकाई होगी तो दिखा सकते हो, इसलिए गुडविल की बुक वैल्यू 0 रह सकती, बट रियल वैल्यू है। तो किसी भी एसेट लायबिलिटी की, हमने बोला था किसी भी एसेट या लायबिलिटी की बुक वैल्यू यानी अकाउंट बुक में कितना, उसकी रियल वैल्यू, इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज आइदर प्रॉफिट और लॉस। तो ये जो रीवैल्यूएशन बोलती है वही है कि इनकी बुक वैल्यू अलग है, रियल वैल्यू अलग है, द डिफरेंस इज आइदर प्रॉफिट और लॉस। और ये आप अपने महसूस करना चाहिए। भाई एसेट की कीमत बढ़ गई तो आपको क्या लगता है, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई तो आपको क्या लगता है, ये सब महसूस करने वाली बात है, यानी याद करना ही नहीं पड़ता है, ये तो पढ़ के आपको अपने आप समझ में आ जाना चाहिए।
रिजर्व के नाम से दिख रहा है, प्रॉफिट लॉस नाम से दिख रहा है, ये भी पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी एक एसेट है, उसकी भी बुक वैल्यू और रियल वैल्यू के बीच का डिफरेंस। जॉइंट लाइफ पॉलिसी आगे अपन देखेंगे क्योंकि उसका नेचर थोड़ा अलग है। डेथ के केस में उसकी वैल्यू बोला तो फुल वैल्यू पॉलिसी अमाउंट, बट अदर देन डेथ में उसकी वैल्यू बोला तो सरेंडर वैल्यू। फिर प्रॉफिट लॉस टिल द डेट ऑफ चेंज, अगर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्ट ईयर एंड में नहीं हुआ, उसके 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो फिर उतने पीरियड का प्रॉफिट लॉस भी पुराना प्रॉफिट लॉस है। उसी को ये 5वां पॉइंट बोला है, प्रॉफिट लॉस टिल द डेट ऑफ चेंज। एनी अदर आइटम, कोई भी और मोस्टली जैसे कुछ गलतियां दे देते, एरर टाइप के आइटम दे देते, वो भी आपके लिए प्रॉफिट लॉस का अगर इफेक्ट क्रिएट करता है तो वो भी आपके लिए एक एडजस्टमेंट हो गया। तो ऐसे किसी भी नाम से पुराना प्रॉफिट लॉस दिख रहा है तो उसको एडजस्ट करना है। ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया, ये या तो अनअकाउंटेड है या तो अनडिवाइडेड है। जो आपकी बुक्स में सेपरेटली दिख रहा है वो अनडिवाइडेड है, बट जैसे रीवैल्यूएशन वाले आइटम है, गुडविल वाले है, वो अभी तक आपने अकाउंट नहीं किया होगा, अनअकाउंटेड। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग में आपका ये जो मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड उसकी जो भी मार्केट वैल्यू, उसको भी हम बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस। फिर कुछ और आइटम भी जो आपको ऐसे प्रॉब्लम में दिखते हैं लेकिन वो एक्चुअल में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन एडजस्टमेंट नहीं है। जैसे उसने कैपिटल लेके आया या रिपेमेंट किया, जो पार्टनर जा रहा है उसका कैपिटल, या कोई एसेट बेच दिया, ये कोई जरूरी चीज नहीं है, उन्होंने डिसाइड किया तो बेच दिया, या कोई लायबिलिटी को पे कर दिया। तो ऐसा क्वेश्चन में दिया जितना है जैसा है वो अकाउंट कर लो, वो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट नहीं है। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट है जो पिछले इसमें आपने वो प्रॉफिट लॉस देखे, वो ये जैसे क्वेश्चन में दिया आप अकाउंट कर लो। फिर कैपिटल एडजस्ट करने की भी बात करता है कई बार कि भी कैपिटल को एडजस्ट करो, ये भी हमने आपको डिटेल में समझाया हुआ है आपके इसमें। तो आपको लगा तो वीडियो फिर से देख सकते हो जहां हमने ये पूरा डिटेल में आपको समझाया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये भी कोई जरूरी चीज नहीं है, क्वेश्चन में बोला तो एडजस्ट करो, जैसा बोला वैसा एडजस्ट करो। रेशियोज आपके चेंज के पहले का रेशियो ओल्ड, चेंज के बाद का रेशियो न्यू, बराबर। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसको आप बोलते हो रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस, बराबर। क्योंकि पुराना ज्यादा था नया कम था तो आपका रेशियो कम हो गया, तो दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। तो रेशियो कम होना चाहिए, मतलब पहले से अभी कम हो गया। तो जनरली एडमिशन में ऐसा होता है, तो इसलिए लोग याद कर लेते हैं कि एडमिशन में रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस, लेकिन एडमिशन में भी किसी पर्टिकुलर पार्टनर का सेक्रीफाइस होने के बदले गेन हो सकता है। तो मेन चीज़ है आपको समझने का कि मेरा पुराना जितना हिस्सा था उससे नया हिस्सा अगर कम हो गया तो मेरा सेक्रीफाइस है, और अगर बाय चांस मेरा हिस्सा बढ़ गया है तो मेरा गेन है, रेशियो ऑफ गेन। तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर सेक्रीफाइजर है तो उनके बीच में जो रेशियो है उसको बोलेंगे रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस, कि भाई ए का सेक्रीफाइस कितना है, बी का सेक्रीफाइस कितना है, वो दोनों का रेशियो जो रहेगा सेक्रीफाइस का, दैट इज कॉल्ड रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस। वैसी रेशियो ऑफ गेन। फायदे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करते हैं, अपन प्रॉफिट के एंगल से बात करते हैं। तो रेशियो बढ़ गया तो अपन बोलेंगे फायदा है, रेशियो घट गया तो अपन बोलेंगे नुकसान है। ये वर्डिंग अपन यूज करते हैं क्योंकि लॉस में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर फर्म का लॉस है तो जिसका रेशियो बढ़ गया होगा उसको नुकसान होगा, क्योंकि उसको ज्यादा हिस्सा लॉस का बियर करना पड़ेगा।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन के भी कुछ एग्जाम्पल हमने आपको करके दिखाए थे, क्योंकि इसमें कितने भी वेरिएशन हो सकते हैं। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के भी कैलकुलेशन जिसका मैथ्स वीक है उन्होंने देख लेने का। एक क्वेश्चन में 5-6 ऑल्टरनेटिव आपको पूरे डिटेल में करके दिखाए हुए हैं। एक्चुअल में आपने जब मेन पढ़ाई करते हो उस समय आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको फिर से देखने की जरूरत है, कि भाई ये चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन मेरे को फिर से देखना है, ये वाला वीडियो मेरे को फिर से देखना है, ये आपने मार्क कर लेना चाहिए ताकि उनको आप फिर से देख सको। तो जिनका मैथ्स वीक है उन्होंने ये रेशियो कैलकुलेशन जरूर देख लेने का। Calculation will be as per the wordings of the question. कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन मान लेंगे कि एडमिशन के केस में नए पार्टनर को जो हिस्सा दिया उसके बाद जो बच गया वो पुराने पार्टनर अपने पुराने रेशो में शेयर कर लेंगे। डेथ या रिटायरमेंट में वैसे ही अपन मानेंगे कि जो पार्टनर चला गया उसके बाद जो पार्टनर बचे वो लोगों का जो आपस में रेशो था वही रेशो वो कंटिन्यू करेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। अकाउंटिंग फॉर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, 4 तरीके से एडजस्टमेंट हो सकते हैं, ये आपको हमने पढ़ाया सिखाया। चारों में पर्पस सर्व हो जाता है। 4 में से ये तीनों मेथड में अपन क्या करते हैं, पुराना प्रॉफिट लॉस जो भी है अनअकाउंटेड हो या अनडिवाइडेड, उसको अपन डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको अपन एज इट इज रहने देते हैं। तो भाई जब एज इट इज रहने दोगे तो नतीजा क्या निकलेगा कि भाई वो प्रॉफिट तो पुराने पीरियड का था, ओल्ड वाला था, लेकिन वो आगे चला गया, आगे के पीरियड में चला गया, सॉरी। तो पुराना प्रॉफिट था तो पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में मिलना चाहिए, पर आगे चला गया तो न्यू पार्टनर को न्यू रेशो में मिलेगा। तो उसका जो डिफरेंस है, इसका मतलब किसी को हो जाएगा फायदा, किसी को हो जाएगा नुकसान। ये हमने वो आपको 3 लाइन का टेबल बना बना के पढ़ाया है। तो वो जो तीसरी लाइन रहती है ना डिफरेंस, दैट इज द सैक्रिफाइस एंड गेन का अमाउंट है। तो पहली मेथड, दूसरी मेथड, तीसरी मेथड, ये तीनों मेथड में वो तीसरी लाइन का फिगर आता है। पर चौथी मेथड में हम क्या करते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी पुराना प्रॉफिट लॉस पुराने पार्टनर में बांट करके खत्म कर देते हैं। तो इसके लिए हम वो जो टेबल की पहली लाइन रहती है वो वाला काम करते हैं। ठीक है, एक ही मेथड सब आइटम पे लगा सकते हो या अलग अलग आइटम पे अलग अलग मेथड लगा सकते हैं। ये पार्टनर लोग डिसाइड करेंगे कौन सा रास्ता उनको चूज करना है। जनरली क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा रहा तो आप गुडविल के मामले में तीसरी मेथड का इस्तेमाल करो, और बाकी के आइटम में जैसे रीवैल्यूएशन है, रिजर्व है, उनके लिए चौथी मेथड का इस्तेमाल करो। कैश वाली मेथड जब क्वेश्चन में लिखा है तभी फॉलो करो। के लिखा है आपको गुडविल के बारे में भी कमेंट। जल्दी शायद डिस्प्ले में नहीं आ रहा है। नेट का इशू बड़ा रहता है। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब अपन
बुक वैल्यू नहीं बदलना चाहते हैं रीवैल्यूएशन के केस में, यानी बेसिकली थर्ड वाली मेथड से कनेक्टेड है। तो आप क्या करते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसा बनाते हो वैसे ही बनाने का। प्रॉफिट हो रहा है रीवैल्यूएशन में तो क्रेडिट में लिखो, लॉस हो रहा है तो डेबिट में लिखो, लेकिन उसका सेकंड इफेक्ट एसेट लायबिलिटी में मत दो। तो अब आपको बैलेंस करोगे तो अगर प्रॉफिट दिखा तो फिर अपन क्या करते हैं, जितने आइटम अपन ने रीवैल्यूएशन में ऊपर डेबिट में लिए थे उसको नीचे क्रेडिट में ले लेते हैं, और जितने रीवैल्यूएशन में ऊपर क्रेडिट में लिए थे उसको नीचे डेबिट में ले लेते हैं। तो ऊपर अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था तो नीचे उसका रिवर्स यानी लॉस हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा अपन वो 3 लाइन का टेबल बनाते थे कि पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में क्रेडिट और उसका रिवर्सल न्यू पार्टनर को न्यू रेशियो में डेबिट, बस वही करते हैं अपन। और वो दोनों का डिफरेंस लिया तो इसका मतलब आपने बुक्स में कोई एसेट नहीं बदला, कोई लायबिलिटी नहीं बदला, बट रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो गया क्योंकि आपने डिफरेंस निकाल करके, और डिफरेंस निकाल के जब आप करते हो तो क्या होता है, गेनर इज डेबिटेड एंड सैक्रिफाइसर इज क्रेडिटेड। आज बार बार स्क्रीन भी मेरे लैपटॉप की छोड़ता रहता है, समझ में नहीं आ रहा है। फिजिकल पढ़ाने में ये सब चीज़ों की चिंता नहीं रहती थी, अपना बोर्ड और अपना पेन जिंदाबाद, बराबर, शुरू हो जाओ। ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया इसलिए बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं स्क्रीन में आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। तो जनरली ये रीवैल्यूएशन मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ बोला तो उसको 2 पार्ट में वैसा बनाते हैं। दोनों का नेट डिफरेंस निकाल के कर लोगे तो वही अपना तीसरी मेथड वाला हो जाता है कि डिफरेंस अपन ने एडजस्ट कर लिया। कोई एसेट लायबिलिटी में अपन चेंज नहीं करते। ये भी वही मतलब हो गया, एडजस्टमेंट विदाउट चेंजिंग बुक वैल्यू, यानी कि मेथड नंबर 3। अब उसी में अगर उन्होंने कैश में लेन देन कर दिया तो उसको बोलेंगे या तो प्राइवेटली कैश पे कर देगा या तो फर्म में कैश पे कर देगा। ये जो 3 लाइन के टेबल का डिफरेंस रहता है उसी को अपन सेक्रीफाइस या गेन के फिगर बोलते हैं। Joint life insurance policy is the life insurance policy taken by the firm on the life of the partner। तो इसमें एक पॉलिसी सबकी लाइफ को मिला के वैसा भी हो सकता है, या हर एक की लाइफ पे सेपरेट पॉलिसी ऐसा भी हो सकता है। पर्पस क्या रहता है इसको लेने का, क्योंकि डेथ इज एन अनसर्टेन इवेंट। तो कभी भी कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो उसके फैमिली मेंबर अपना अमाउंट डिमांड करेंगे कि भाई हमको पे कर दो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे अचानक कितना पैसा पे करना पॉसिबल नहीं होता है, ऐसे से ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने की भी नौबत आ सकती है। तो ऐसी कॉन्टिंजेंसी का आप अगर ध्यान रखना तो आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेके रख लो। किसी की डेथ हुई तो जितने की पॉलिसी होगी उतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, तो वो आपको मदद करेगा उतना पैसा डिसीज पार्टनर के अकाउंट को सेटल करने में। ये उसका पर्पज रहता है। सेपरेट पॉलिसी भी हो सकती है हर एक के लाइफ पे और कंबाइंड भी हो सकती है। जो पॉलिसी का अमाउंट रहता है उसको इंश्योर्ड सम या पॉलिसी अमाउंट ऐसा नाम से अपन कॉल करते हैं। हर साल उसके ऊपर जो चार्जेस पे करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड प्रीमियम।
अगर वो पॉलिसी को मैं आज इंश्योरेंस कंपनी को वापस करूं तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे जितने पैसे देंगी उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। यानी आप बोल सकते हैं कि सरेंडर वैल्यू यानी पॉलिसी की आज की वैल्यू है। क्लेम मनी, अगर डेथ होगी तो क्लेम मनी पॉलिसी की आज की वैल्यू हो गई, क्योंकि डेथ के केस में जितने की वो पॉलिसी थी उतना पैसा मिलेगा, तो वो क्लेम मनी हो गई पॉलिसी अमाउंट। अब ये आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अकाउंटिंग नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेन किया है। ये देख लीजिए कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो प्रीमियम आप भरते हो, तो प्रीमियम अकाउंट करने के दो रास्ते हैं। प्रॉफिट लॉस में डेबिट, बैंक में क्रेडिट कर दो, यानी राइट ऑफ कर दिया, खर्चा ट्रीट कर लिया। या दूसरा रहता है कि आप प्रॉफिट लॉस में डेबिट करने के पूरा अमाउंट नहीं डेबिट करते हो, बल्कि पॉलिसी को अपने बुक्स में एज एन एसेट दिखाना चाहते हो। पॉलिसी को अपने बुक्स में एज एन एसेट दिखाना चाहते हो, इसलिए आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी में डेबिट करते हो, जितनी सरेंडर वैल्यू बढ़ेगी उतना, और बाकी का अमाउंट प्रॉफिट लॉस में डेबिट करते हो, और जितना पे किया बैंक में क्रेडिट करते हो। तो ये दो रास्ते रहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी को जब हर साल प्रीमियम भर रहे हैं तो उसको अकाउंट करने के, बराबर। अब इसके बाद जब भी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो अगर डेथ का केस है तो फुल पॉलिसी का अमाउंट आपकी आज की वैल्यू कहलाएगी। लेकिन अदर देन डेथ है तो रीवैल्यू करो एट सरेंडर वैल्यू, जैसे बाकी के एसेट रीवैल्यू कर रहे हैं, उसको बुक वैल्यू से कंपेयर करो, उसको बुक वैल्यू से कंपेयर करो। तो क्योंकि पहले वाले केस में बुक वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि आपने पॉलिसी को एज इट इज P&L अकाउंट, सॉरी, पॉलिसी का प्रीमियम जो था उसको आपने P&L में डेबिट कर दिया था, तो बुक वैल्यू क्या रहने वाली, नील। इसीलिए जितना भी अमाउंट आएगा वो आपके लिए क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। तो पॉलिसी का क्लेम माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट, या सरेंडर वैल्यू माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट। लेकिन सेकंड वाले केस में चीज वही है, डेथ में क्लेम विल बी दी फुल अमाउंट, उसमें से बुक वैल्यू कंपेयर करोगे, बुक वैल्यू आपके पॉलिसी में दिखेगी सरेंडर वैल्यू, तो डिफरेंस प्रॉफिट रहेगा। पर अगर डेथ का केस नहीं है, रीवैल्यू किया, तो बुक वैल्यू से जब कंपेयर करोगे तो जनरली बुक वैल्यू भी सरेंडर वैल्यू रहेगी, रीवैल्यू भी सरेंडर वैल्यू पे किया तो दोनों बराबर रहेंगे, इसलिए जनरली 0 आना चाहिए। बट अगर आया सपोज प्रॉफिट लॉस, तो अकाउंट कर लो, कोई मनाही तो है नहीं। तो ये जो पुराना प्रॉफिट लॉस है, ये जो आया डिफरेंस, ये पुराना प्रॉफिट लॉस है, ये ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में ट्रांसफर करो। और जब क्लेम मिलेगा, यानी डेथ के केस में, तो डेथ के केस में ये जो क्लेम मनी है दैट शुड बी यूटिलाइज टू सेटल द अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर के अकाउंट को सेटल करने में यूज करो, समझ रहे। अगर कहीं पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व क्रिएट किया होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, तो सिंपली क्या करो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को रिजर्व की तरह पार्टनर में पुराने रेशो में ट्रांसफर कर दो, और बाकी का ये ट्रीटमेंट एज इट इज करो जो आपको बताया। किस इसमें और आगे प्रॉफिट लॉस टिल द डेट ऑफ चेंज, ये भी बताया कि अगर ये मान लो आपका ईयर एंडिंग था, ये नेक्स्ट ईयर है, और यहाँ पे आके मान लो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, तो इतने पीरियड का जो प्रॉफिट लॉस है उसको अपन बोलते हैं प्रॉफिट लॉस टिल द डेट ऑफ चेंज। वो क्वेश्चन में सीधे सीधे फिगर भी दे सकता है, नहीं तो उसको एस्टिमेट करने का कोई बेसिस आपको दे सकता है, बराबर। वो पूरा प्रॉफिट आप पुराने पार्टनर में पुराने रेशो में बांट दो, इतना प्रॉफिट, ये सबसे आसान रास्ता है। कभी कभी वो सिर्फ पूरा जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका हिस्सा तो एडजस्ट कर लेंगे, बाकी का रहने देते हो, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि बाकी के पार्टनर ये डेट में भी पार्टनर रहेंगे एंड में, तो हम एंड में उनको दे देंगे।
बट अगर उन पार्टनर का रेशियो यहाँ पे अलग है और यहाँ पर अलग है, तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना चाहिए, पुराने पार्टनर्स का पूरा हिस्सा जो है वो पुराने पार्टनर में बांट देना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। वही आपको यहाँ नोट में लिखा हुआ है। बेटर ऑप्शन यही है कि आप उतने पीरियड का, 4 महीना है, 3 महीने, उसका प्रॉफिट सब पार्टनर का बांट दो। एंट्री मोस्टली आप उसमें क्या करोगे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करो क्रेडिट। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब ये एक लॉ में प्रोविजन है जो आपने शायद लॉ में भी पढ़ा होगा, सेक्शन 37, कि अगर आउटगोइंग पार्टनर डेथ या रिटायरमेंट में जो है उसका जितना बैलेंस निकला, अगर आपने उसको सेटल कर दिया तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं। अगर आपने उसको बैलेंस रखा तो आपके पास एक रास्ता है कि आप लोग म्यूचुअली एग्री कर लो कि उस बैलेंस अमाउंट को आगे क्या इंटरेस्ट देना है, क्या देना है, वो आपस में एग्री कर लो। अगर आप लोगों ने आपस में एग्री कर लिया तो सेक्शन 37 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आपने म्यूचुअली एग्री नहीं किया तो फिर सेक्शन 37 क्या करता है, जो आउटगोइंग पार्टनर है उसको चॉइस देता है कि भाई आप चाहो तो 6% इंटरेस्ट क्लेम कर लो अपने अमाउंट पे, या तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का हिस्सा मांग लो। चॉइस है तो नेचुरल है, जो उसको फेवरेबल रहेगा वही वो मांगेगा। तो अपन ने उसके प्रॉब्लम भी किए है, दोनों कैलकुलेशन करो, इंटरेस्ट भी प्रॉफिट का हिस्सा भी, जो उसको फेवरेबल रहेगा वो मांगेगा। अब प्रॉफिट का हिस्सा मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, क्योंकि वो तो पार्टनर ही नहीं है अब आपका। तो उसके लिए भी आपको बताया था, यहाँ पे भी देख लेना, दिया होगा आपको कि जो उन लोगों का कैपिटल है उसके प्रपोर्शन में निकालना पड़ता है। यही में लिखा है, अगर उन्होंने म्यूचुअली एग्री कर लिया तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं, फिर सेक्शन 37 बीच में नहीं आएगा। नहीं तो फिर 6% इंटरेस्ट निकालो और प्रॉफिट क्या निकलेगा, प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट टू देयर अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल, उसके प्रपोर्शन में जो आएगा वो, और ये दो में से जो हायर रहेगा वो आउटगोइंग पार्टनर वाले मांगेंगे। ये है सेक्शन 37। ये देखिए, ये रेशियो भी आपको दिया हुआ है, ये रेशियो कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको आउटगोइंग पार्टनर का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करो, और डिनोमिनेटर में क्या लिया है, कैपिटल ऑफ बाकी के पार्टनर, और आउटगोइंग पार्टनर का वो जो बैलेंस है वो डिवीजन में आएगा, डिवाइड कर दिया उससे। तो ये जो रेशियो प्रपोर्शन में आपने फिगर निकाला वो ये है, ये कितना लैग हो जाता है कभी कभी। अब कंसर्न लॉस में होगी तो वो क्या करेगा, वो इंटरेस्ट मांग लेगा, वो लॉस में हिस्सा थोड़ा लेगा, वो तो इंटरेस्ट मांगेगा। गुडविल यानी क्या है, नंबर 1 इट इज एन एसेट, इंटेंजिबल एसेट। सिंपल लैंग्वेज में बोला तो आपका जो रेपुटेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो रेपुटेशन होता है, नाम होता है, उसकी वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं गुडविल। बट थोड़ा टेक्निकल बोला तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे अनआइडेंटिफाइड एडवांटेजेस है, उसकी वैल्यू को बोला जाता है गुडविल। गुडविल कैलकुलेशन की अलग अलग मेथड्स होती है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें जितने साल का एवरेज निकालने को बोला उतने प्रॉफिट को जोड़ो और उसको नंबर ऑफ प्रॉफिट से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकल गया, बराबर। वो बोलेगा कि गुडविल इज 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 2 times कर दो। 3 years परचेस बोलेगा तो 3 times कर दो। एवरेज सिंपल एवरेज भी हो सकता है, एवरेज वेटेड एवरेज भी हो सकता है। प्रॉफिट अगर ऐसे बढ़ती हुई ट्रेंड में होंगे तो वेटेड एवरेज लेना चाहिए,
प्रॉफिट अगर ऐसे कम ज़्यादा होते हैं तो सिंपल एवरेज लेना चाहिए, पर क्योंकि ये कोई रूल नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, और आप लोग जूनियर मोस्ट लेवल के स्टूडेंट हो, इसलिए हो सकता है कि कई जगह आपको ऐसा दिख जाएगा कि प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, फिर भी उन लोगों ने सिंपल एवरेज ही लिया है, ये हो सकता है। सुपर प्रॉफिट में आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो कि कितना दूसरे लोग कमाते हैं, और आपके ऑर्गेनाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट क्या है, जिसको अपन ने नाम दिया था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना कमा सकती है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और उसमें से नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कितना कमाते हैं वो माइनस किया, तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और वैसे यहाँ पे रहेगा, अब सुपर प्रॉफिट का 4 इयर्स परचेज, 5 इयर्स परचेज, ऐसा कुछ भी दिया रहेगा। तो ये जो वर्ड है 4 इयर्स, 2 इयर्स परचेज, मतलब उतने टाइम्स। गुडविल पॉजिटिव वैल्यू रहना चाहिए, इसलिए बाय चांस निगेटिव आ रहा होगा तो इग्नोर कर दो, मतलब बोलेंगे गुडविल नील, सुपर प्रॉफिट नील, गुडविल नील। निगेटिव सुपर प्रॉफिट नहीं बोलना, निगेटिव गुडविल नहीं बोलना। कैपिटलाइजेशन मेथड में पहले आपने वो जो निकाला वो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, पूरे बिजनेस की वैल्यू कैसे निकाला, तो प्रॉफिट को नॉर्मल रेट जो दिया रहेगा उससे डिवाइड करके, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट किया तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस आ गई। वो कैपिटलाइज वैल्यू में से आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से जितने नेट एसेट है, या बोल सकते जितना कैपिटल है, वो माइनस कर दो। तो कैपिटलाइज वैल्यू में से जितना बुक के हिसाब से नेट एसेट बोलो या कैपिटल बोलो माइनस कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा बच गया दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऑल्टरनेटिवली इसी फॉर्मूले में अगर आपने प्रॉफिट अर्न की जगह सुपर प्रॉफिट ले लिया, अगर इसी फॉर्मूले में आपने यहाँ पे सुपर प्रॉफिट ले लिया तो सीधे सीधे गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट ले लिया तो आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन में क्या मिलेगा, गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। अब एन्युटी मेथड में क्या करते हैं, हम टाइम वैल्यू एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए जैसे 4 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट बोलता तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि 4 साल का जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 4 ना होके 4 से कम रहेगा, बस इतना ही फर्क है। तो क्वेश्चन में एन्युटी मेथड बोलेगा तो एन्युटी फैक्टर देगा, आप सुपर प्रॉफिट को एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एन्युटी मेथड। अब इन प्रॉफिट में जो हम बोलते हैं ना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, तो उसमें अगर कोई भी ऐसा आइटम दिया हो जो आपको लगता है कि इस ईयर में तो था बट आगे के पीरियड में नहीं रहेगा, तो उसको आप रिवर्स कर दो, उसका इफेक्ट वहां से आप हटा दो, एलिमिनेट कर दो। कभी कभी अटक के जा रहा। तो जनरली हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन कैलकुलेट कहाँ से करते हैं हम, पुराने ईयर के प्रॉफिट पे से। पुराने ईयर के प्रॉफिट का जो एवरेज आया उसी को अपन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अकाउंटिंग, वही 4 मेथड जो अपन ने पढ़े वही यहाँ पे भी है, उसमें कुछ अलग नहीं है। कैश प्राइवेटली, दूसरा जो भी गेनर पार्टनर है वो उतनी कैश फर्म में देगा, जितना गुडविल का प्रॉफिट उसको मिल रहा है उतनी कैश वो देगा फर्म में, पर उसका क्रेडिट किसको दिया जाएगा, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको उसका क्रेडिट दिया जाएगा। थर्ड मेथड में आप क्या करते हो, गुडविल का डिफरेंस निकालते हो, मतलब पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में दिया तो कितना आता है,
फिर उसका रिवर्स इफेक्ट न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में लेते हो आप, और जो डिफरेंस है उसकी एंट्री पास करते हो, गेनर डेबिटेड, सेक्रीफाइजर क्रेडिटेड। इसमें दो तरीके कर सकते हो, पहले पूरा गुडविल रेस करो फिर रिवर्स करो, या फिर डिफरेंस निकाल के काम करो। चौथा अल्टरनेटिव कि आप गुडविल को डेबिट करके पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में क्रेडिट कर देते हो, यानी गुडविल को बुक्स में दिखा देते हो। ये चौथी मेथड है। तो ये चारों मेथड वही है जो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आइटम पे इक्वली अप्लीकेबल है, जो अपन ने पहले भी देख लिया। तो आपको बताया था कि गुडविल के मामले में तीसरी मेथड को आप अपने मन से प्रिफर करो, चौथी मामले में अपने मन से मत फॉलो करो। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि गुडविल शुड बी रेज्ड, तो रेज कर डालो, या रेज्ड ऐसा लिखा नहीं है बट पहले से बुक्स में गुडविल दिख रहा है, तो उसकी जितनी वैल्यू अब है उतना बढ़ा दो आप उसको, तब भी आप ऐसा कर सकते हो। ये अगर आपने टेबल वाला कैलकुलेशन कर लिया तो ऑटोमेटिकली ये जो तीसरी लाइन के फिगर है, ये रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस या रेशियो ऑफ गेन के फिगर है। पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में गुडविल का जो प्रॉफिट था वो क्रेडिट लिखा, फिर नए रेशियो में उसका रिवर्स इफेक्ट लिया, वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ अभी तक, वो हो जाएगा, ये आ गया बराबर। ये जो तीसरी लाइन के फिगर है ये आपका रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस या रेशियो ऑफ गेन में ही रहेंगे। यहाँ पे दो लोग गेनर है, ये सेक्रीफाइजर है, गिवर है। इन्फरेंस ऑफ गुडविल ये भी आपको पढ़ाया था, समझाया भी था, कैलकुलेट करके भी दिखाया था। तो जिसको लगा तो चेक कर लेने का कि जहाँ पे हम गुडविल को एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पे निकालते हैं कि अगर पार्टनर ने मोर देन द रिक्वायर्ड कैपिटल, तो जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से उसका कैपिटल होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर उसने कैपिटल के लिए पैसे लाया, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको अपन बोलते हैं कि दैट इज द प्राइस फॉर गुडविल। किसी भी पार्टनर का हिस्सा निकालना है गुडविल में से, तो बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप मल्टीप्लाई कर दो, और वैसे किसी पार्टनर का हिस्सा दिया है गुडविल का, तो उस पे से आप टोटल गुडविल की कीमत निकाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल फर्म का गुडविल लिखा है 1,00,000 रुपए, और जो पार्टनर है उसका हिस्सा दिया 1/5, तो आप 1,00,000 का 1/5 निकालोगे 20,000। अगर आपको लिखा है कि ये गुडविल में पार्टनर ए का हिस्सा 20,000 है और ए का शेयर है 1/5, तो आप 20,000 पे से डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे तो 1,00,000 आ जाएगा। ये सब चीजें आपकी किताब में हमने आपको बताई हुई है। विड्रॉल ऑफ गुडविल बाय पार्टनर बोला, तो गुडविल तो कोई टेंजिबल चीज है ही नहीं, तो फिर कैसे कोई निकाल के ले जाएगा। तो एक्चुअल में विड्रॉल ऑफ गुडविल बोला मतलब गुडविल में उसका जितना हिस्सा आ रहा था उतना उसने पैसा निकाला, कैश निकाला। तो ये सिंपली ड्राइंग की एंट्री, पार्टनर डेबिट, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये ड्राइंग की एंट्री, सिर्फ कैलकुलेशन उसका उसने गुडविल के रेफरेंस से कर दिया।
अगर गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है और वो बोलता है इट इज वर्थलेस, मतलब क्या हुआ, उसकी रियल वैल्यू 0, तो वो आपके लिए पुराना लॉस बन गया। क्या बन गया? वो पुराना लॉस, कि बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है पर वो बोलता है कि इसकी आज की वैल्यू 0 है, इसका मतलब जितना बैलेंस शीट में दिख रहा है वो आपके लिए पुराना लॉस है, उसको पुराने पार्टनर में, पुराने रेशियो में राइट ऑफ कर दूं। कभी कभी जो नया पार्टनर आ रहा है उसका भी गुडविल रह सकता है, तो अगर ऐसा दिया है कि जो इनकमिंग पार्टनर है उसका भी गुडविल है, तो एंट्री क्या करेंगे, गुडविल में डेबिट और वो जो इनकमिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट। कॉमनली अपन क्या करते हैं, जो पुरानी फर्म है उसके गुडविल की बात करते रहते हैं, बट कभी जो पार्टनर जिसको आप एडमिट कर रहे हो उसका भी गुडविल रह सकता है। तो गुडविल डेबिट और उस पार्टनर को क्रेडिट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको बताया कि क्वेश्चन में लिखा रहा तो ही करने का है, वो किसी भी तरीके से हो सकता, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसके लिए कोई रूल लॉ नहीं है, तो वो किसी के भी कैपिटल को बेस बनाया जा सकता है। क्वेश्चन में अगर लिखा ना हो तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेते हो उसको, लेकिन वो कोई और रेशियो भी दे सकता है कि दे वांट टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन दिस पर्टिकुलर रेशियो। जहां पे कुछ क्लैरिफाइड नहीं किया तो अपन क्या करते हैं, पुराना जो टोटल कैपिटल है उसी को बेस बना लेते कि टोटल कैपिटल इतना ही रखना है। फिर आपको बताया था कि हाईएस्ट कैपिटल वाले को बेस बनाया तो बाकी के लोगों से पैसे लेने की बात होगी, लोएस्ट कैपिटल वाले को बेस बनाया तो बाकी को कैपिटल वापस करने की बात होगी। हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, लोएस्ट का मतलब लोएस्ट पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर एडजस्टमेंट के लिए ये ऊपर के पॉइंट सब कैलकुलेशन के हो, एक बार कैलकुलेशन कर लिया तो कैसे एडजस्ट करना, तो कैश में भी हो सकता है कि जिसका कैपिटल कम है वो पैसे लाए, या जिसका ज़्यादा है उसको वापस करो। ऑल्टरनेटिवली करंट अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करके भी एडजस्टमेंट हो सकता है। ये हो गया आपके पार्टनरशिप के बारे में। किसी को भी इसमें कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन हो तो बताइए पार्टनरशिप से रिलेटेड। बताइए कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट है तो। है कोई क्वेश्चन? हाँ, फर्स्ट चैप्टर लेंगे अपन, शेयर्स वाला चैप्टर के बाद याद दिलाना, ठीक है, ताकि ये अकाउंटिंग के नॉर्मल चैप्टर हो जाते, तो शेयर्स चैप्टर के बाद याद दिला देना, शेयर्स के बाद अपन फर्स्ट चैप्टर लेंगे। तो अपन अभी ऐसा करते हैं 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। और ये कल किसी ने पूछा था सर लंच ब्रेक है क्या? नहीं, 2 बजे अपना फाइनल अपन क्लास क्लोज करेंगे, 2 बजे के बाद बढ़िया आराम से लंच लेना। अभी जस्ट शॉर्ट ब्रेक है, कंटिन्यूस पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा एक रिलैक्स हो जाओ, कुछ चाय पानी ले लो, इसके लिए है। तो 10 मिनट का अपन ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक मैं ये रिकॉर्डिंग को भी रोक देता हूँ, बाद में रिकॉर्डिंग रीस्टार्ट कर देंगे। मीटिंग को ऐसे ही